आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 3.3 जो है वो दंड आलेखों के आधार पे, इंग्लिश में उसे बोलते हैं बार ग्राफ। पिछली कक्षा में आपने क्लास 6 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में पढ़ा होगा। उसे हिंदी में बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी। ठीक है, जो हमारा 3.2 था प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला हमने क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने जो हमें डेटा दिया हुआ था, हमने उसको एक सारणी के रूप में लिखा था। ठीक है, एक टेबल के रूप में लिखा था कि भाई ये डेटा है और उसकी बारंबारता क्या है, मतलब वो डेटा कितनी बार आ रहा है। तो वही एक बारंबारता सारणी होती है कि कोई, जैसे ये एक उदाहरण है। ठीक है, ये एक उदाहरण है कि किसी स्कूल के कक्षा 7वीं और 6वीं 6 और 7th क्लास के जो स्टूडेंट है, उनसे ये पूछा गया स्कूल में कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। स्कूल में पेंटिंग होनी है। ठीक है, जो स्टूडेंट बताएंगे कि सबसे अच्छा कलर उन्हें लगता है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का पसंदीदा कलर होगा, स्कूल को उसी कलर में पेंट किया जाएगा। तो उसकी एक सारणी बनाई गई, एक टेबल बनाया गया। ठीक है, तो 5 रंग चूज किए गए, लाल, हरा, नीला, पीला, नारंगी, और बच्चों से पूछा गया कि आप बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो ये जो सारणी है, इसमें क्या हुआ, ऊपर हमें कलर्स लिखे हुए और यहाँ उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, बारंबारता लिखी हुई है कि लाल रंग कितने बच्चों को पसंद है, 43 बच्चों को पसंद है। हरा रंग कितने बच्चों को पसंद है, 19 बच्चों को। तो ऐसी नीचे डेटा दिया हुआ है ना, हमें नीचे डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और ऊपर क्या दिया हुआ है, रंग दिया हुआ है। तो ये क्या होती है, ये जो है, ये क्या है, इसकी बारंबारता है कि लाल रंग जो है वो 43 टाइम्स आ रहा है, 43 बार आ रहा है, ये 19 बार आ रहा है, ये 55 बार, ये 49 बार, ये 34 बार। तो इस टेबल को हम एक आलेख के रूप में दर्शा सकते हैं, एक ग्राफ के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा होता है, जैसे आपने टीवी में देखा होगा कि कोई क्रिकेट मैच चलता है तो आपको बहुत सारे उसमें चार्ट दिखते हैं, ग्राफ दिखते हैं। ठीक है, हम मौसम की जानकारी जब हमें टीवी में न्यूज़ में दिखाते हैं तो वहां पर हमें बहुत सारे चार्ट से समझाया जाता है। तो चार्ट से कई बार चीजें समझना आसान होता है, इसलिए हम इन दंड आलेखों को पढ़ते हैं। ये बहुत ही बेसिक और सामान्य से दंड आलेख हैं जिनको हम आसानी से ड्रॉ करेंगे। अब अगर हमें दंड आलेख का मतलब हम क्या करेंगे, इसको एक पिक्चर के रूप में, एक दंड आलेख के रूप में, मतलब एक बार के रूप में दर्शाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे और हम उसको, ये जो डेटा है हम उस पर ड्रॉ करेंगे, उस पर हम उसको चित्रित करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, तो देखिए, अगर हमें 43, 19, 55, 49, 34 इस डेटा को अगर ग्राफ पे दर्शाना है, ग्राफ मतलब पेपर पे अगर दर्शाना है, तो अगर हमें 43 दर्शाना है तो हमें एक स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पेज का जो साइज होता है वो तो छोटा होता है। तो हम अगर मान लो 1000, कोई किसी चीज में अगर डेटा का वैल्यू 1000 है, 2000 है, 3000 है, तो हम उतने से छोटे से पेज में 1000 हम कैसे दर्शाएंगे। तो हम एक इकाई का कुछ मान लेंगे कि एक इकाई का क्या मान है। ठीक है, वो 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, वो डेटा पर आधारित होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मिनिमम क्या है डेटा की वैल्यू, आंकड़ा, सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, 19 है, और सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, 50 है। ठीक है, तो सबसे छोटा आंकड़ा 19 है, सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, बड़ा आंकड़ा क्या है, 50 है। मतलब जो डेटा है वो 19 से 50 की रेंज में है। तो हमारे जो बार ग्राफ बनेंगे, जो दंड आलेख बनेंगे, वो भी क्या होंगे, 19 से 50 के बीच में ही होंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, इसमें एक इकाई का मान 10 ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम ग्राफ बनाएंगे तो और समझ में आएगा। हम इसमें इकाई क्या मान सकते हैं, इकाई हम क्या ले सकते हैं कि एक इकाई बराबर क्या होगा, 10 विद्यार्थी। ठीक है, ये हमारे बार, जो हम दंडालेख बनाएंगे या बार चार्ट बनाएंगे, उसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। 1 यूनिट बराबर क्या हो गया, 10 स्टूडेंट्स हो गए। तो अब हम इसको एक बार चार्ट में ड्रॉ करके देखते हैं। तो इस टेबल को, ये जो आंकड़े हैं, ये जो डेटा है, इसको हमें अगर बार ग्राफ में दर्शाना है, तो इसके लिए हमने जो इकाई या स्केल जो हमने लिया, पैमाना जो लिया, वो क्या लिया कि एक इकाई बराबर क्या होगा, 10 विद्यार्थी होंगे। तो हम कैसे बनाएंगे बार ग्राफ, बार ग्राफ क्या होता है, जैसे मैंने सपोज ये ग्राफ बनाया। ठीक है, तो जो इकाई है उसको हम यहां दर्शाएंगे। ठीक है, बार ग्राफ यहां पर बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई हमने क्या ली, 10। तो सपोज ये हमारे पास में हमारा पेपर है, हमारा जो पेज है कॉपी का, उसमें हम ये क्या लिखेंगे, उतनी उतनी दूर पर इकाई के हिसाब से नंबर लिख देंगे। जैसे इकाई क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, फिर क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, और कितने स्टूडेंट हैं, 55 स्टूडेंट हैं। तो 60 तक अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट
जो स्टूडेंट या विद्यार्थियों की संख्या है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, मिनिमम है 19 और मैक्सिमम कितना है 55। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 60 तक लिख लिया। ठीक है, अब हमें ये इस पे दर्शाना है। ये जो हम दंड आलेख बना रहे हैं, आलेख का मतलब क्या होता है, ग्राफ होता है। ठीक है, अभी हम बनाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। इस पे हमें दर्शाना है इनको। तो देखिए 43 है, तो पहला क्या है, यहाँ पे हम रंग लेंगे, यहाँ पे अलग अलग रंगों को दर्शाएंगे। तो पहला रंग क्या है, लाल रंग है। ठीक है, तो लाल रंग को हमें दर्शाना है, तो कैसे दर्शाएंगे, लाल रंग के कितने विद्यार्थी हैं, 43 विद्यार्थी हैं, 43। तो 43 कहां आएगा, ये 40 है, तो इसके हम 10 हिस्से करेंगे तो 43 क्या आएगा 1 2 3, यहां कहीं आएगा 43। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दंड बना देंगे। ठीक है, दंड मतलब क्या होता है, दंड मतलब एक स्तंभ होता है। ठीक है, इसको स्तंभ आलेख भी बोलते हैं। हमने एक दंड बना दिया या स्तंभ बना दिया, खंबा। ठीक है, तो ये दंड की तरह दिखता है, स्तंभ की तरह दिखता है, एक बार की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं, या स्तंभ आलेख कहते हैं, या दंड आलेख कहते हैं। ठीक है, तो दंड का मतलब क्या हुआ, ये जो बिल्डिंग की जैसे दिख रही है ना हमें, एक दंड है, एक स्तंभ है, एक खंबा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्तंभ बना दिया, तो ये क्या बन गया, एक आलेख बन गया, ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये कितना है 43 है। अब देखिए दूसरा कितना है 19, तो 19 कहां होगा, जब हम इसके 10 हिस्से करेंगे तो यहां पर आएगा 20 से ठीक पहले। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, ये दूसरा रंग आ गया। ठीक है, ये दूसरा रंग है, ये क्या है, दूसरा रंग कौन सा है, हरा रंग है। ठीक है, 19 यहां पर आएगा 19। ठीक है, उसके बाद में क्या है 55, तो 50 और 60 के बीच में आएगा 55, तो यहां पर हम क्या करेंगे 55 को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आपकी जो नोटबुक होती है उसमें लाइन खींची होती है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। हम हर एक लाइन पे एक इकाई ले लेंगे, हर एक लाइन पे 10 20 30 लिखेंगे, लाइन के जो दोनों लाइन के बीच में आएगा वहां क्या हो जाएगा, ये 55 हो गया। तो ये कौन सा रंग आ गया, तीसरा कौन सा रंग है, नीला रंग है। ठीक है, ये नीला रंग दर्शा रहा है। फिर उसके बाद में क्या है, पीला रंग। पीला रंग क्या है 49, तो 49 कहां आएगा 50 से ठीक है पहले। ठीक है, यहां पर आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 50 है। ठीक है, 55 थोड़ा और ऊपर आना चाहिए क्योंकि ये 50 और 60 के बीच में है। ठीक है, यहां पर आएगा कहीं पे, तो ये हो गया 55, और 49 जो है वो 50 से कम आएगा, यहां कहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 49, 49, ये हो गया 49। आखिरी कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग था, पीला, आखिरी क्या है, नारंगी है। ठीक है, अब हम नारंगी को ड्रॉ करते हैं, कितना है 34, तो 30, और उसके बाद में कहा आएगा यहाँ पे बीच में 35, उससे थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 34 आ गया। ये कौन सा रंग है, नारंगी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक आलेख ले लिया, इसमें जो ये वाली, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये जो अक्ष होती है, ये हमेशा जब भी हम कोई ग्राफ बनाएंगे, अब आने वाली कक्षाओं में भी जब भी ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, आलेखों के बारे में पढ़ेंगे, तो दो अक्ष होती हैं, दो एक्सिस होती हैं। ठीक है, हमारा जो पेज होता है, हमारा जो ग्राफ पेपर होता है, उसमें हम दो अक्ष बनाते हैं, दो एक्सिस बनाते हैं। ये जो कागज में हम यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो वर्टिकल होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। ठीक है, ये जो क्षैतिज में होती है, सीधी होती है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इंग्लिश में, और ये ऊर्ध्वाधर है जो ऊपर की तरफ जाती है, इसको हमेशा वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में या एक्स अक्ष में क्या किया, हमने रंगों को दर्शाया। ठीक है, और जो वाई अक्ष थी, इसमें हमने क्या दर्शाया, विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या है ये। तो देखिए हमने क्या ले लिया, हमने पैमाना क्या माना कि एक स्केल, एक इकाई, एक यूनिट बराबर हमने क्या माना, इसका स्केल या पैमाना हमने क्या माना, हमेशा कोई भी हमें अगर चार्ट बनाना है या ग्राफ बनाना है तो हमें एक पैमाना मानना पड़ेगा। तो हमने क्या माना कि एक इकाई बराबर कितने विद्यार्थी मान लिया हमने 10, तो हमने यहाँ पे 10 से नंबरिंग कर दी वाई एक्सिस में, और यहाँ पर हमें रंग दर्शाना था, और हमने जो हमें विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी उसके लिए एक स्तंभ से हमने विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया। ठीक है, एक दंड से या एक बार से, इसको इंग्लिश में बार बोलते हैं, हिंदी में दंड या स्तंभ बोलते हैं, तो हमने उससे क्या दर्शा दिया, विद्यार्थियों की संख्या दर्शा दी।
तो अब देखिए इस चार्ट को देख के, ये जो ग्राफ है, इस आलेख को देखकर ही आप बता सकते हैं, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, आप आलेख को देखकर ही बता सकते हैं कि नीला रंग क्या आया है, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को पसंद है। ठीक है, यहाँ पे हमें अगर नंबर नहीं भी दिख रहा है तो हम देखिए यहाँ पर देखकर भी हम बता सकते हैं कि नीला रंग सबको पसंद है, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को पसंद है। बट अगर आपको ये ग्राफ दिया जाए, ये अगर इस दंड आलेख दिया जाए, तो भी आप देखकर बता सकते हैं कि ये जो इसका जो दंड है, इसका जो स्तंभ है वो सबसे बड़ा है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको देख के, इस ग्राफ को देख के या इस दंड आलेख को देखकर क्या कह सकते हैं कि नीला रंग क्या है, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को पसंद है। तो इस तरीके से इन आलेखों का जो आंकड़े होते हैं उनको समझने के लिए, उनके एनालिसिस के लिए इस तरह के आलेखों का यूज होता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और हम देखते हैं कि कैसे हम आलेख बना सकते हैं, दंड आलेख बना सकते हैं या बार ग्राफ बनाएंगे। अब ये एक उदाहरण है, इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी एक एग्जाम में, किसी एक क्लास में 6 स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए, 6 विद्यार्थियों के नाम दिए हुए और उन्हें 600 में से कितने नंबर मिले वो दिया हुआ है। ठीक है, कि जो अजय है उसको 600 में से 450 नंबर मिले, बाली को 500 मिले, दीप्ति को 300, ऐसे हमें यहाँ पे मार्क्स दिए हुए कि भाई उनको एग्जाम में कितने मार्क्स दिए। अब हमें इसका एक दंड आलेख या बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें एक पैमाना लेना पड़ेगा, स्केल, क्योंकि हमारी कॉपी का साइज इतना बड़ा नहीं होता कि हम उसमें अगर एक एक लाइन पे अगर एक एक नंबर को दर्शाएंगे तो उसमें 600 लाइन तो होती नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी इकाई लेनी पड़ेगी ताकि हम उसको अपने ग्राफ पेपर पे या फिर हम अपने पेपर पे, जो हमारा कॉपी का पेज है, उस पर हम उसको दर्शा सकें। तो अगर जैसे हमने पिछले उदाहरण में लिया था कि हमने इकाई क्या ली थी, कि एक इकाई बराबर हमने क्या ले लिया था, 10 विद्यार्थी ले लिए थे। यहाँ पे अंक है, प्राप्तांक है, तो यहाँ पर अगर हम 10 लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे कम नंबर क्या है 300, और सबसे ज्यादा क्या है 540, 540 है। तो 540 को अगर हम एक इकाई बराबर अगर 10 अंक लेंगे तो 540 को दर्शाने के लिए हमें 54 लाइंस तक जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा। ठीक है, हो सकता है हमारे पेपर में आए ही ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, जो स्केल मानेंगे वो क्या मानेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, स्केल या पैमाना क्या लेंगे, हम इसमें एक इकाई के बराबर क्या ले लेंगे, 100 अंक ले लेंगे। ठीक है, तो आसान हो जाएगा हमें बनाना। भाई जैसे अगर हमें एक आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो हमने क्या ले लिया, स्केल क्या ले लिया कि एक इकाई बराबर क्या ले लिया, 100 अंक ले लिया। तो ये जो y एक्सेस है, ठीक है, y अक्ष है, यहां पर हम क्या दर्शाएंगे, अंकों को दर्शाएंगे, और यहां पर हम किसको दर्शाएंगे, ये जो नाम लिखे हुए विद्यार्थियों के वो हम यहां दिखाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 100, 200, ठीक है, इकाई होगी 100 से बढ़ेगा, 100, 200, 300, कहां तक है 540 तक। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 400, 500, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, 500 हो गया, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 600 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 600 आ गया। क्या माना हमने, स्केल क्या लिया, स्केल क्या था, एक इकाई बराबर 100 अंक। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक विद्यार्थियों के नंबर को यहाँ पे हमें दंड के या बार के रूप में दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाएंगे, अजय के कितने मार्क्स हैं 450, तो कहां आएंगे उसके मार्क्स, 100, 200, 300, 400, इन दोनों के बीच में आएंगे। तो यहां पर हम क्या बनाएंगे, एक दंड बनाएंगे, ठीक है, बार बनाएंगे। तो ये क्या दर्शा रहा है, ठीक है, इनके बीच में आएगा यहाँ पे, ये क्या दर्शा रहा है, अजय के मार्क्स को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ या इसके बीच में लिख सकता हूँ, ये क्या है, अजय के अंक है। दूसरा क्या है, बाली, बाली को कितने मार्क्स मिले 500, तो हम यहाँ पे 500 के पास में क्या बना देंगे, एक बार बना देंगे। तो ये किसके मार्क्स आ गए, बाली के मार्क्स आ गए। फिर क्या है, दीप्ति, दीप्ति को कितने नंबर मिले 300, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 300 के बराबर का एक क्या बना देंगे, बार या दंड बना देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, दीप्ति के बाद में क्या, फयाज, फयाज को कितने मिले 360, तो ये आएगा 350, इससे थोड़ा सा ऊपर क्या आएगा 360, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये फयाज के मार्क्स आ गए। ठीक है, ये है दीप्ति और ये किसके हैं, फयाज।
ठीक है, फिर 2 स्टूडेंट बचे, गीतिका, गीतिका के 400 है, तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, 400 360 से ऊपर होगा, तो ये क्या बन गया, सॉरी, ये किसके बन गए, गीतिका के बन गए। ठीक है, 400 है ये, ठीक है, 400 के सामने आया। ठीक है, तो ये बन गया गीतिका का बार ग्राफ। फिर क्या है, हरी, हरी के कितने हैं, 540, तो 500 बीच में आएगा 550, उससे थोड़ा सा नीचे, तो ये क्या आ गया 540। ठीक है, ये किसका आ गया, ये था गीतिका, और लास्ट में क्या आ गया, हरी, तो ये किसका बन गया बार ग्राफ, हरी का बन गया। ठीक है, अब आप देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा लास्ट वाला है, ये तो 500 है। ठीक है, और ये कितना है 540, तो सबसे ऊंचा दिख रहा है ये स्तंभ आलेख। ठीक है, ये सबसे ऊंचा है, तो हम कह सकते हैं कि इस, अगर हमें ये नहीं दिया जाए टेबल और ये ग्राफ दिया जाए, तो भी हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले हैं, हरी को मिले। ठीक है, 600 में से सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले, हरी को मिले, क्योंकि हरी का जो दंड आलेख है, जो बार है, वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी बारंबारता बंटन सारणी या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर हमें दी हुई है, तो उसको दंड आलेख के रूप में निरूपित कर सकते हैं, या दंड आलेख के रूप में दर्शा सकते हैं, या ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने पिछले 2 उदाहरणों में देखा कि कैसे हम बार ग्राफ बनाते हैं या दंड आलेख बनाते हैं। ठीक है, उसी में आगे बढ़ते हुए हमें एक और चीज देखनी है कि डबल बार ग्राफ क्या होता है, दोहरा दंड आलेख क्या होता है। मतलब जैसे ये एक उदाहरण है, ठीक है, एक टीचर है, उन्होंने क्या किया कि अपने जो कमजोर स्टूडेंट थे, वीक स्टूडेंट थे, उन्होंने देखा कि उनके पढ़ाने से उन बच्चों में कुछ इंप्रूवमेंट आया कि नहीं, तो उन्होंने जो कमजोर बच्चे थे उनके तिमाही के और छमाही के मार्क्स लिए। ठीक है, जो 5 जो कमजोर बच्चे थे उनके तिमाही के और छमाही के मार्क्स दिए, उनको उन्हें एनालिसिस करना है, उनकी तुलना करना है कि बच्चों के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया। तिमाही से 6 माही के बीच में 3 महीने में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, तो उनके अंदर क्या इंप्रूवमेंट आया। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, विद्यार्थी दिख रहे हैं, ऊपर विद्यार्थियों के नाम लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, और नीचे हमें लिख रहा है कि उनकी तिमाही और 6 माही, क्वार्टरली और हाफ ईयरली में उनके क्या मार्क्स आए इंग्लिश में। तो हमें इसको दंड आलेख के रूप में दर्शाना है। तो यहां पर देखिए दो आंकड़े हैं, ठीक है, तिमाही और 6 माही, और विद्यार्थी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के लिए हमें एक ही जगह पे हम 2 आलेख बनाएंगे। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 9 है, और सबसे बड़ा क्या है, 20 है, 21 है, सॉरी, ठीक है, 21 है। तो अगर हमें इसको अगर ग्राफ में दर्शाना है, तो हम यहाँ पे पैमाना क्या ले सकते हैं, पैमाना हमें ऐसा लेना है कि बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें एक इकाई का अगर 10 ले लेंगे, तो 10 दूना 20, मतलब हमें सिर्फ बहुत ही छोटा हो जाएगा वो। ठीक है, पैमाना बड़ा हो जाएगा तो हमारे जो चार्ट है वो बहुत छोटे बनेंगे। अगर हम एक इकाई के बराबर एक ही अंक ले लेंगे, तो जो चार्ट है वो बहुत बड़े बनेंगे। ठीक है, तो हम बीच का कोई एक अंक, मतलब बीच का कोई रास्ता निकालेंगे, तो हम इसमें क्या पैमाना ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या 9 है, सबसे बड़ा क्या 21 है। तो हम क्या ले लेते हैं, स्केल या पैमाना क्या ले लेंगे, स्केल हम ले लेंगे कि एक इकाई बराबर 5 अंक ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लिया हमने, 5 अंक ले लिए। तो अब हम यहाँ पे बना के देखते हैं, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये कौन सी अक्ष होगी, एक्स अक्ष होगी, और ये क्या होगी, वाई अक्ष होगी। तो यहाँ पर हम क्या दर्शाएंगे, अंकों को दर्शाएंगे, और यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, विद्यार्थियों के नाम दर्शाएंगे। तो देखिए जो आशीष है, आशीष को तिमाही में कितने नंबर मिले, पहले यहाँ पे मैं इकाई के हिसाब से नंबरिंग कर देता हूँ। इकाई हमने क्या ली है, 5 अंक, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, वैसे हमें इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है कि हमारा लास्ट अंक क्या है, 21 है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा दूर दूर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इसमें आ जाएंगे सारे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा अंक क्या है, 21 है। ठीक है, तो हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब पहला जो आशीष है उसको कितने नंबर मिले, आशीष को तिमाही में कितने मार्क्स मिले, 10 मार्क्स मिले। तो हम यहाँ पे आशीष का तिमाही का चार्ट बना देते हैं। ये हमने आशीष का क्या बना दिया, तिमाही का चार्ट बना दिया। वैसे इसको 6 माही में कितने नंबर मिले, 15 नंबर मिले।
ठीक है, तो हम उसी से जोड़ के उसके छमाही का भी चार्ट बनाते हैं। ठीक है, उसको हमें अलग से दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको उस पे लाइन बना देंगे या उसको हम शेड कर देंगे। तो ये जो है ये तिमाही को दर्शाएगा, उसके साइड में हमने जो बनाई ये क्या दर्शा रहा है, छमाही को दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम अरुण का बनाते हैं। अरुण को तिमाही में कितने मार्क्स मिले, 15 नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये बिना लाइन वाला तिमाही के नंबरों को दर्शाता है, और छमाही में से कितने नंबर मिले, 18। ठीक है, तो यहाँ कहीं आएगा, इसके हम 10 हिस्से करेंगे तो यहाँ कहीं आएगा 18। ठीक है, इसको कितने नंबर मिले, 18 नंबर मिले। तो ये क्या हो गया, तिमाही और इसको छमाही में अरुण को। वैसे कविश, कविश को तिमाही में कितने मार्क्स मिले, 12 नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ कहीं आएगा 12। ठीक है, और उसको छमाही में कितने मिले, 16 नंबर मिले, तो 15 के ऊपर। ठीक है, यहाँ कहीं पे ये कितने आ गए उसके, छमाही के नंबर आ गए। ठीक है, वैसे ही क्या बचा, माया, माया को कितने मिले तिमाही में, 20 नंबर मिले। तो हमने ये माया का तिमाही का चार्ट बना दिया, और छमाही में उसको कितने मिले, 21 मिले। ठीक है, तो उससे एक ज्यादा, ये क्या हो गया, 21। ये क्या दर्शा रहा है, छमाही का चार्ट है। ठीक है, आखिरी विद्यार्थी कौन है, गीता। गीता को तिमाही में कितने नंबर मिले, 9 नंबर मिले। तो ये हो गया 9 नंबर तिमाही में, और छमाही में कितने मिले इसको, 15 नंबर मिले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 15 नंबर। ये क्या है, छमाही। ठीक है, हम स्टूडेंट के नाम लिख देते हैं। ये क्या है, किसका ग्राफ है, ये आशीष। ये किसका है, अरुण। ये कौन है, कविश। ये कौन है, माया। और ये कौन है, गीता। ठीक है, तो ऐसे हमने, इसको हम बोलते हैं दोहरा दंड आलेख। ठीक है, डबल बार ग्राफ बोलते हैं। इसमें डबल डेटा है। ठीक है, ये क्या है, जो बिना लाइनिंग वाला है ये क्या दर्शा रहा है, तिमाही दर्शा रहा है। ठीक है, और ये जो लाइनिंग वाला है ये क्या दर्शा रहा है, छमाही के मार्क्स दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से दोहरा दंड आलेख बनाया। अब यहाँ पे अगर हम, जो टीचर हैं जिनको बच्चों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखना है, तो वो क्या देखेंगी, इस चार्ट को देख के बता सकती हैं। देखिए, इसके तिमाही के बाद में छमाही में नंबर बढ़ गए, इसके भी तिमाही के बाद में छमाही के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, इसमें भी तिमाही के बाद में छमाही में इंप्रूवमेंट आया, इसमें भी तिमाही के बाद में छमाही में इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, और इसमें भी तिमाही के छमाही में इंप्रूवमेंट आया, और इसको भी, इसमें भी क्या हुआ, तिमाही के बाद में छमाही में इंप्रूवमेंट आया। मतलब वो ये कह सकती हैं कि बच्चों को उन्होंने जो पढ़ाया इंग्लिश, तो इस चार्ट को देख के बता सकते हैं कि सारे जो बच्चे हैं उनके जो मार्क्स हैं वो तिमाही से छमाही के बीच में क्या हो गए, इंप्रूव हो गए। पहले कम आए थे, फिर क्या हो गए, इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा को समझने के लिए या उसके एनालिसिस करने के लिए दोहरे दंड आलेख या डबल बार ग्राफ का उपयोग होता है। ठीक है, अब अभी हमने जो पढ़ा, ठीक है, दंड आलेखों के बारे में, उसके आधार पर हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमें पहला एक प्रश्न दिया हुआ है, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, मैं प्रश्न आपको पढ़ के बताता हूं। इसमें हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें ये आकृति दी हुई है, 3.3 में दिए गए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। हमें कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं, और ये वाला जो बार ग्राफ है, दंड आलेख है, इसको हमें देखना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। तो देखिए, इसमें कुछ विद्यार्थी हैं और उनको, कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके जो फेवरेट पालतू पशु हैं, ठीक है, फेवरेट एनिमल है, उनके नाम दिए हुए हैं कि कुछ बच्चों को कुत्ते पसंद है पालना, कुछ को बिल्लियां, खरगोश, हैमस्टर या अन्य। ठीक है, तो ये हमें 5 जानवर, यहाँ पे 4 जानवर दिए हुए हैं। अन्य, अगर इसके अलावा किसी को कुछ पसंद है तो उसको अन्य में रखा गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि भाई हमें ये बताना है इसको देख के कि किसको कौन सा फेवरेट एनिमल है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा है बच्चों के बीच में। तो देखिए, सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, बिल्लियों का है। बिल्लियों की क्या संख्या है, 10। ठीक है, मतलब 10 विद्यार्थियों को क्या पसंद है पालना, बिल्लियां पालना पसंद है। तो हम क्या कहेंगे, पहले का आंसर क्या आएगा, बिल्लियां। सबसे लोकप्रिय पशु कौन सा है, बिल्लियां है। ठीक है, हमें दिख रहा है। सबसे बड़ा क्या है,
सबसे बड़ा बार किसका है, सबसे बड़ा स्तंभ किसका है, दंड किसका है, बिल्लियों का है। बिल्लियों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो पहले का आंसर क्या आएगा, बिल्लियां आएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो देखिए यहाँ पे कुत्ते कितने लोगों ने पाला है कुत्ता, क्या दिख रहा है हमें, 8। ठीक है, तो दूसरे का उत्तर क्या आएगा, 8। 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु क्या है, कुत्ता है। हमें दिख रहा है क्या मान है कुत्ते का जो बार है वो कितना लंबा है, 8 है। तो क्या आएगा दूसरे का उत्तर, 8 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें एक दंड आलेख दिया हुआ है, ठीक है, उसमें ये बताया हुआ है कि कोई एक पुस्तक भंडार है, बुक की शॉप है, उन्होंने अलग अलग वर्षों में कितनी कितनी किताबें बेची। ठीक है, 1989 में उन्होंने कितनी किताब बेची, 1990 में कितनी किताब बेची, 1991 में, 1992 में, 1993 में, इन 5 सालों में उन्होंने कितनी किताबें बेची। हर साल का हमें क्या दिया है, एक दंड आलेख के रूप में दर्शाया गया है। तो हमें कुछ प्रश्न पूछे गए, वो प्रश्नों के उत्तर देने। पहला प्रश्न है कि 1989, 1989, 1990 और 1992 में प्रत्येक वर्ष में, ये वर्ष दिए हुए हैं, हमें बताना है कि लगभग उन्होंने कितनी पुस्तकें बेची। देखिए यहां पर उन्होंने कितनी किताबें बेची, लगभग 200 किताबें बेची। ठीक है, 90 लगभग बताना है। ठीक है, एग्जैक्ट तो हमें यहाँ पे ग्राफ में देख के बता सकते हैं कि 190 के आसपास, 190 के आसपास किताबें बेची। यहां पर ये जो दिया हुआ है सेकंड, 1990 में कितनी बेची उन्होंने, 1990 में लगभग कितनी किताबें बेची उन्होंने, 500 के आसपास बेची। ठीक है, 500 और 550 और 400 के बीच में, तो हम कह सकते हैं 500 से ऊपर है तो 450, 450 के करीब उन्होंने किताबें बेची। उसके बाद में तीसरा है 1992। देखिए 1992 में कहां पर है, 300 और 400 के बीच में, तो हम क्या कह सकते हैं कि करीब करीब इन्होंने 350 किताबें बेची। ठीक है, लगभग हमें एक अंदाजा बताना है चार्ट को देख के। ठीक है, अगर हमें इसके छोटे छोटे पार्ट करके अगर एग्जैक्ट बताया होता तो हम एग्जैक्ट बता सकते थे, लेकिन हमें लगभग पूछा है तो हम लगभग बताएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। अब देखिए 475 कहां है, 475 मतलब क्या होगा, लगभग 475 किताबें। तो देखिए 475 400 और 500 के बीच में आएगा, और किसी दंड आलेख में दिख रहा है कि 400 और 500 के बीच में दिख रहा है क्या, कोई चार्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये वाला दिख रहा है 1990 वाला। ठीक है, ये 400 और 500 के बीच में और लगभग 500 के पास में है, तो हम कह सकते हैं कि इस वर्ष में लगभग 400, देखिए यहाँ पे 475 आएगा 500 के पहले, तो हम कह सकते हैं कि 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। दूसरा है कि किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो 225 कहां पर आएगा, 200 और 300 के बीच में, तो कहां पर आ रहा है 200 और 300 के बीच में, 200 और 300 के बीच में एक तो ये चार्ट आ रहा है, लेकिन ये 300 के पास में है। 200 के पास में कौन सा है, ये है 200 है ये, और 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1992 में, ठीक है 225 यहां कहीं आएगा। ठीक है, तो 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तीसरा प्रश्न है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। 250 कहां पर आएगा, इसके बीच में। ठीक है, तो कहां कहां पे 250 से कम बेची गई, एक तो 1989 में, और देखिए ये हमने करीब 225 निकाला था 1992 में, ये तो 250 से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो 1989 और 1992। ठीक है, तीसरा प्रश्न में क्या आंसर आएगा कि 1989, 1989 और 1992 में पुस्तकें जो हैं वो 250 से कम बेची गई। ठीक है, इसका आखिरी प्रश्न क्या है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो हमें पूछा है कि हमें ये जो 1989 दिया हुआ है, 1989 वर्ष दिया हुआ है, इसमें ये पूछा है कि भाई इसमें कितनी किताबें बेची गई, आप उसका आकलन कैसे करेंगे। तो अब कैसे करेंगे, देखिए 1989 में यहां से यहां तक कहां पे दिखा रहा है, 200 से कम दिखा रहा है, तो हम तो पहले क्या बोलेंगे कि 0 से 100 तक तो कितनी किताबें बिक गई, ये तो 100 हो गई। ठीक है, फिर ये 200 के करीब
200 से नीचे, ठीक है, लेकिन इसके हाफ से तो ऊपर है, आधे से ऊपर है, तो यहां पे अगर 100 हो गई तो यहां से लेके यहां तक कितनी हो जाएंगी, 50। तो हम ये कहेंगे, कैसे आकलन करेंगे हम, कि 0 से 100 तक किताबें बेची गई, ठीक है, 0 से 100 तक कितनी किताबें दिखा रहे हैं, कितनी पुस्तकें दिखा रहे हैं, 100 पुस्तकें। फिर 100 और 200 के, 100 और 200 के बीच में, ठीक है, 100 और 200 के बीच तक कितनी हो जाएंगी, के बीच में कितनी किताबें हो जाएंगी, 50 बुक्स, 50 किताबें, ठीक है। उसके बाद में ये उसके हाफ से भी ऊपर है, और ये जो यहां इसके बीच में है 150 और 200 के बीच में है, तो यहां पे अगर हम इसको बीच में मान लें तो यहां पे कितनी आएंगी, 25 किताबें आएंगी। भाई यहाँ पे 50 हो गया, ये 50 है तो 50 का आधा 25 किताबें, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्ष 1989 है, वर्ष 1989 है, उसमें कितनी किताबें बिकी, 100, 150, 150 और 25, तो करीब करीब कितनी किताबें बिकेंगी, वो 150 और 25, इसमें हम और जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएंगी, वो 175, ठीक है। हमें लगभग आंकड़ा बताना है, तो हम क्या कहेंगे कि 1989 जो है, वर्ष 1989 है, उसमें वर्ष 1989 में लगभग 175 किताबें बेची गई, ठीक है। इसका क्या आंसर आ जाएगा, लगभग 175। और हम आकलन कैसे करेंगे, तो यहां हम देखेंगे 0 से 100 तक ये 100 हो गई, इसके बाद में इसके हाथ में 50 ये हो गई, और फिर उसके बीच में है तो 25 ये हो गई। तो ऐसे हमने इसका आकलन कर लिया, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है। हमें ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें अलग अलग क्लासेस के 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इसके विद्यार्थियों स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई है। तो हमें एक बार ग्राफ बनाना है या दंड आलेख बनाना है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। देखिए यहां पर हमें विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, हम अपने हिसाब से स्केल चूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसमें देखिए यहाँ पे विद्यार्थी सबसे कम कितने विद्यार्थी हैं, 80, और सबसे ज्यादा कितने हैं, 135। तो एक इकाई, ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर होता है उसको हम क्या ले सकते हैं, हमें 135 तक दर्शाना है। अगर हम 10 लेते हैं, ठीक है, अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर अगर 10 लेते हैं तो हमें 10 से लेके 140 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी विद्यार्थी जो सबसे बड़ी विद्यार्थियों की संख्या है वो 5वीं में है 135, तो हमें यहाँ पे 14 लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, ग्राफ थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, स्केल हम क्या ले लेंगे, थोड़ा ज्यादा बड़ा ना हो ग्राफ, इसलिए हम क्या ले लेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या ले लेंगे, 20 विद्यार्थी ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे ऊपर है, आप 10 लेकर भी बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। अगर आप 1 सेंटीमीटर 10 विद्यार्थी लेंगे और फिर आप अगर ड्रॉ करेंगे वो भी सही होगा, 5 लेंगे वो भी सही होगा, लेकिन अगर आप 5 लेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, और उसमें हमें ड्रॉ करने में कठिनाई होगी। तो हम ऐसा एक बीच का कोई भी स्केल लेते हैं जिससे हमें ड्रॉ करना आसान हो, ठीक है, दंड आलेख को बनाना आसान हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x ले लेते हैं, ये वाली एक्सिस हो गई, कौन सी एक्सिस है, ये x एक्सिस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y एक्सिस। यहाँ पर हम क्या दर्शा देंगे, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ठीक है। 140 तक हमने लिख लिया, क्योंकि हमारा जो आखिरी नंबर है इसमें क्या है, 35 है। अब देखिए यहाँ पे हम अलग अलग क्लासेस के क्या बना देंगे, दंड आलेख बना देंगे। इसके कितने, 135, तो 120, 135 कहाँ आएगा, 140 के आसपास आएगा, ठीक है। 120 ये 20 है तो कहां पर आएगा, यहां कहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कक्षा 5वीं का बन गया, ठीक है, 135। उसके बाद में 6वीं का क्या है, 120, तो 120 यहां आ गया, ठीक है। 120 के सामने ये कौन सी क्लास का हो गया, 6वीं का हो गया। फिर 95, तो 80 और 100 के बीच में, 100 के पास में आएगा 95, ठीक है। तो यहां पर हमने इसका क्या बना दिया, ये कौन सी क्लास का बन गया, क्लास 7वीं का। 8वीं कितना है, 100, तो 95 से थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, तो यहां बना देता हूं, ठीक है, 95 से थोड़ा ऊपर 100, ये क्या हो गया, 100, ठीक है।
100 आ गया ये। उसके बाद में 9 भी कितना है 90, तो 80 और इसके एग्जैक्ट बीच में होगा ये 90, 95 से थोड़ा कम, 100 से भी कम, ये कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, आखिरी क्या है 10वीं क्लास, तो 10वीं क्लास में कितने विद्यार्थी हैं 80, तो कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आ गया 80। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम इसके बीच में भी लिख सकते हैं, ये क्या है 5वीं कक्षा है। ठीक है, नीचे भी हम लिख सकते हैं, ये क्या है 6ठी है, ये कौन सी क्लास है 7वीं। ठीक है, ये क्या है 8वीं, ये क्या है 9वीं। ठीक है, ये 9वीं कक्षा है, और ये कौन सी है 10वीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया विद्यार्थियों की संख्या, ये विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या, और ये क्या है कक्षाएं। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या बना लिया, इसका एक बार ग्राफ बना लिया या दंड आलेख बना लिया। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम है। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं, देखिए 5वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, चार्ट देख के बता सकते हैं, सबसे ज्यादा है, और 10वीं में क्या है सबसे कम है। टेबल में भी हमें दिख रहा है कि 5वीं में 135 है और 10वीं में 80 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो गए 5वीं में और सबसे कम हो गए 10वीं में। दूसरा प्रश्न है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात और समानुपात आपने कक्षा 6वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा 6वीं में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा 6वीं में क्या विद्यार्थी हैं देखिए 120। ठीक है, और कक्षा 8वीं में कितने हैं 100। तो अनुपात हम क्या निकालेंगे, अनुपात कैसे निकालेंगे, कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों से भाग दे दीजिए, कितना है 100 है, और कक्षा 6वीं में कितना है 120। तो अब ये शून्य से शून्य कट जाएगा, यहाँ पे 2 से भाग जाएगा 5 बार, और यहाँ पे 2 से भाग जाएगा कितना आएगा 6। तो इनका अनुपात कितना आ गया 6/5। ठीक है, किसका अनुपात है ये, कक्षा 6वीं और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, हमने एक दूसरे के भाग दे दिया, जो हमें नंबर दिया था तो हमें क्या मिल गया, उनका अनुपात मिल गया। ठीक है, तो ऐसे हम बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 3.3 का चौथा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, एक विद्यार्थी के प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रदर्शन दिया हुआ है। कोई एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स दिए हुए, ठीक है, कि 2 सेशन हुए, मतलब मान लीजिए कि हाफ ईयरली एग्जाम है और फाइनल एग्जाम है, उसमें उसके मार्क्स दिए हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हुए कि उसको इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले, हिंदी में, गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में 100 में से कितने कितने मार्क्स मिले, ये हमें दिए हुए हैं। तो हमें ये पूछा गया है कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर दीजिए, उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमें एक दोहरा दंड आलेख बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। हमने देखा था डबल बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास 2 आंकड़े हैं तो हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, एक से सटा हुआ एक और हम ग्राफ बनाएंगे। और हमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया है। मतलब इस सेशन से इस सेशन, मतलब यहाँ जब ये पहले उसने एक एग्जाम दिया और उसके कुछ दिन के बाद में ये एक एग्जाम दिया, तो हम वो चार्ट को देखकर जो हम बनाएंगे ग्राफ, उसको देखकर हम ये बताएंगे कि कौन से सत्र में उसमें सबसे ज्यादा सुधार हुआ, किस विषय में सबसे ज्यादा सुधार हुआ, और किस विषय में सुधार सबसे कम है वो हम देखेंगे। क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है वो हम देखेंगे। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हम पहले दंड आलेख बनाएंगे। इसमें हम इकाई क्या लेंगे, देखिए इसमें क्या है, न्यूनतम कितना दिया हुआ है हमें 65 है, सबसे कम अंक क्या है 65 है, और सबसे अधिक क्या है 95 है। ठीक है, 100 में से उसको मिले हुए हैं नंबर, ये जो मार्क्स मिले हैं उसको 100 में से मिले। तो यहाँ पर देखिए आराम से अपन 10 ले सकते हैं इकाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ले सकते हैं। ठीक है, 10 अगर हम लेंगे तो हम आराम से इसका दंड आलेख बना सकते हैं। तो हम क्या ले लेंगे, इकाई क्या ले लेंगे इसकी,
इकाई हम ले लेंगे कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वो जो ग्राफ होता है, जो बुक है, उसमें जो दो लाइन है उनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम क्या ले लेंगे, 10 अंक ले लेंगे, ठीक है। अब हम कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले यहां क्या आएगा 0, ठीक है। फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है। क्योंकि उसका सबसे ज्यादा कितने हैं, 95 है, तो हमें 100 तक बनाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक विषय के लिए यहाँ पे क्या बनाएंगे, दंड आलेख बनाएंगे। तो पहले अंग्रेजी विषय में उसको कितने मार्क्स मिले, 67 मार्क्स मिले, 67, ठीक है। तो 67 यहां कहीं होगा 70 से कम, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, 67 हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद में उसको दूसरे सत्र में जब उसने दोबारा पेपर दिया तो उसको इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले, 70 मार्क्स मिले, ठीक है। तो यहां पे हम ये कर देते हैं, ये कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। ये इससे थोड़ा ज्यादा है, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन बना देंगे ताकि हमें समझ में आए कि भाई ये पहले सत्र का है, ये दूसरे सत्र का है। फिर हिंदी में कितने मिले उसको, 72, 70 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये 72 उसको पहले सत्र में मिले, दूसरे में कितने मिले, 65, तो एकदम इसके बीच में आएगा, 60 और 70 के बीच में कितना आ गया, 65, तो ये कितना आ गया, 65, ठीक है। ये कौन सा विषय था, अंग्रेजी। ये कौन सा विषय है, हिंदी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा गणित है, गणित में उसको कितने नंबर मिले, 88, 88, 90 से थोड़ा सा नीचे यहां कहीं आएगा, ठीक है। ये 90 है मान लो, तो इससे थोड़ा सा नीचे 88, और फिर उसको कितने मिले, 95, तो 100 और इसके बीच में यहां क्या आ जाएगा, ये 95 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद में विज्ञान में उसको कितने मिले, 81 नंबर मिले, ठीक है। 80 और 1, ये कितना हो गया, विज्ञान में 81 और उसके बाद में 85, तो इसके बीच में, ठीक है, यहां आएगा 85, ये कितना हो गया, ये 85 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा 95 को और ऊपर बना देता हूं मैं ताकि समझ में आए, ये 95, ठीक है। ये कितना हो गया, उसको विज्ञान में नंबर मिले। तो ये क्या है, गणित, और ये क्या है, विज्ञान। फिर आखिरी क्या है, सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में से कितने मिले, 73, 70 और 3, यहां कहीं आएगा 73, और द्वितीय सत्र में कितने मिले, 75, तो 70 और 80 के बीच में, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर। ये कितने आ गए उसके, सामाजिक विज्ञान के द्वितीय सत्र के नंबर आ गए। ये क्या है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो हमने इस तरीके से दोहरा दंड आलेख बना लिया। इसमें हमें ये क्या दिखा रहा है, ये जो है ये पहला सत्र दिखा रहा है, हम यहां लिख देंगे कि भाई जो प्लेन है वो पहला सत्र है, और जो लाइन वाला है वो क्या है, दूसरा सत्र है, ठीक है। ये क्या है, ये अंक है, और नीचे क्या है, विषय है, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमें क्या दिया, पहले तो हमें दोहरा दंड आलेख हमने बना लिया। फिर हमें प्रश्न दिया किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। तो देखिए सबसे अधिक सुधार करने का मतलब क्या है कि उसके मार्क्स सबसे ज्यादा बढ़ने चाहिए। तो किस विषय में किया, इसमें तो थोड़े कम बढ़े, इसमें तो कम हो गए उल्टा। मैथ्स में देखिए इसमें ज्यादा बढ़े, ठीक है। सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ, गणित में हुआ। देखिए यहां से उसके 88 से कितने नंबर हो गए, 95 नंबर हो गए। ग्राफ में सबसे ज्यादा परिवर्तन दिख रहा है हमें। उसके बाद में इसमें भी कम है और इसमें भी कम है, तो सबसे अधिक सुधार किसमें हुआ, गणित में हुआ, ठीक है। उसके बाद में प्रश्न पूछा है कि किस विषय में सुधार सबसे कम है। तो सुधार कम किसमें है भाई, इसमें देखिए इसमें सबसे कम सुधार दिख रहा है, ठीक है। इसमें सबसे कम सुधार है, इसमें भी कम सुधार है। लेकिन अब इसमें देखिए अंग्रेजी में क्या है, 67 से उसके 70 हो गए, ठीक है। 67 से कहां पहुंच गया, वो 70 पे पहुंच गया। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान था उसमें 73 से वो कहां पहुंचा, 75 पे पहुंचा, ठीक है। तो सबसे कम सुधार किसमें हुआ, सामाजिक विज्ञान में हुआ, 2 ही नंबर का सुधार हुआ, ठीक है।
तो सामाजिक विज्ञान में क्या हुआ, सबसे कम सुधार हुआ। तीसरा प्रश्न है क्या, किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा क्या? देखो गिरा है नीचे, ये वाले विषय में हिंदी में पहले उसके ज्यादा नंबर आए थे, दूसरे सत्र में उसके नंबर कम हो गए, तो हिंदी विषय में क्या हुआ, उसका प्रदर्शन वो गिर गया। पहले उसके ज्यादा नंबर आए, फिर नंबर कम हो गए, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी विषय में उसके प्रदर्शन क्या हो गया, गिर गया। तो इस तरीके से हमने सारे इसके प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, तो ऐसे हम दोहरा दंड आलेख बनाकर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम प्रश्न नंबर 5 को हल कर सकते हैं। क्या प्रश्न नंबर है 5, कि किसी कॉलोनी में दिए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक टेबल हमें दी हुई है, तो उसमें क्या दिया हुआ है कि पसंदीदा खेल दिया हुआ है। ठीक है, एक कॉलम में हमें दिया हुआ है कि बहुत सारे खेलों के नाम लिखे हुए हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी और खेलकूद, और नीचे दिखा हुआ है कि भाई कितने लोगों को देखना पसंद है और कितने लोगों को उसमें भाग लेना पसंद है। तो हमें क्या बनाना है, प्रश्न पीछे दिया हुआ है हमें कि संख्याओं के, इसमें हमें प्रश्न ये दिया हुआ है कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। जैसे हमने यहां बनाया था प्रश्न नंबर 4 में, वैसे ही हमें क्या बनाना है, दोहरा दंड आलेख बनाना है। और इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा हमें है कि कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, ये हमें बताना है, और हमें ये बताना है कि खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उसमें भाग लेना। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे खेल दिए हुए हैं, तो हम इसमें स्केल क्या लेंगे, यहाँ पे संख्या क्या दी है, 1240, 470, 510, 100 के उसमें दी हुई है, तो हम स्केल क्या ले लेंगे इसमें, हम इसमें स्केल क्या लेंगे, स्केल हम लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 100। ठीक है, 100 लोगों की संख्या लेंगे, 100 लोग लेंगे। ठीक है, किसी कॉलोनी में लोग दिए हुए हैं हमें ये कि कितने लोग ये खेलते हैं, तो हम क्या लेंगे, 100 लोग लेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से फिर हम क्या बनाएंगे, दंड आलेख बनाएंगे। यहाँ पे 0, 100, 200, 300। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे नंबर्स लिखेंगे कहां तक, 1300 तक, क्योंकि हमारा लास्ट अंक क्या है 1240, तो हम 100 से लेके 1300 तक लिखेंगे, और फिर एक ये जो नंबर टेबल के आधार पे दोहरा दंड आलेख बनाएंगे, और उसको देख के हम आराम से ये वाले प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपको खुद करना है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, जैसे हमने प्रश्न नंबर 4 हल किया। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 3.3 का आखिरी प्रश्न करेंगे, छठवां प्रश्न। क्या प्रश्न है कि इस अध्याय के प्रारंभ में दिए गए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के आंकड़ों को लीजिए। ठीक है, आपको जो चैप्टर है 3 उसके शुरुआत में एक टेबल दी हुई है, ये वाली। ठीक है, इसमें बहुत सारे सिटीज के टेम्परेचर दिए हुए हैं, तापमान दिए हुए हैं कि अधिकतम तापमान कितना है और न्यूनतम तापमान कितना है किसी एक दिन का। और तो हमें क्या बनाना है, इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले तो हमें ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका क्या बनाना है, दोहरा दंड आलेख बनाना है। कि ये 6 शेयर 7 8 शेयर दिए हुए हैं। ठीक है, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, 8 सिटीज के हमें तापमान दिए हुए कि भाई इतने इनके तापमान है, अधिकतम तापमान कितना है और न्यूनतम तापमान कितना है किसी एक दिन किसी एक तारीख पे। तो हमें इसका एक दंड आलेख बनाना है, दोहरा दंड आलेख। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या लेंगे, स्केल क्या लेंगे। देखिए इसमें मिनिमम क्या वैल्यू है 21 और मैक्सिमम कितनी है 41 है। ठीक है, तो हम क्या ले लेंगे इसमें स्केल, इसमें हम स्केल ले लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम अपने हिसाब से कुछ भी स्केल ले सकते हैं, बट हमें ऐसा स्केल लेना है जिससे हमें दंड आलेख को बनाना आसान हो। ठीक है, आसानी से हम उसके बार ग्राफ को बना पाए। तो देखिए हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे टेम्परेचर 5, ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, हमने यहाँ पे टेम्परेचर दिखा दिया, मैक्सिमम 41 था, तो हमने कहाँ तक ले लिया 45 तक ले लिया। यहाँ पर क्या जाएंगे शहर, भी अलग अलग शहर है, कितने शहर है 8 शहर है, तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे 8 बार बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला शहर कौन सा है, पहला शहर कौन सा है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का मैक्सिमम अधिकतम तापमान कितना है 38 डिग्री सेल्सियस, तो 40 से कम आएगा। ठीक है, 35, 36, 37,
ठीक है, यहाँ पे हम इसको कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे, 5 हिस्सों में, तो क्या हो जाएगा ये 36, 37, 38, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा, तो ये कितना आएगा 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये किसका आ गया, अहमदाबाद का। और न्यूनतम कितना है 29, तो 30 से थोड़ा सा कम, ठीक है, ये 30 है तो उससे हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया वहां का न्यूनतम तापमान आ गया, किसका ड्रॉ कर लिया हमने, अहमदाबाद का। सेकंड वाले पे हम क्या करेंगे, शेड बना देंगे, लाइन बना देंगे, तो हमें क्लियर रहेगा कि ये अधिकतम है और ये क्या है, न्यूनतम है। वैसे ही दूसरा कौन सा है, अमृतसर, अमृतसर में कितना है 37, ठीक है, तो पहला कितना था 38, ठीक है, तो 38 से कम, थोड़ा सा कम होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, 37 यहाँ पे आएगा, तो ये कितना है 37, और उसके बाद में क्या है दूसरा 26 डिग्री सेल्सियस, तो 25 से थोड़ा सा ऊपर, ये क्या हो गया 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये किसका आ गया, पहला था अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद का आ गया, दूसरा क्या था अमृतसर, ठीक है, ये क्या है अमृतसर, ठीक है, तीसरा क्या है बेंगलुरु, कितना है 28 डिग्री सेल्सियस, तो 25, 30 है ना, तो 25 5 से करेंगे तो 28 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, ये कितना था 26 था, तो 26 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 26 को हम सॉरी ये 29 था, ठीक है, ये 29 था, ये 26 था, ठीक है, तो 28 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो कितना है 28 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया 28 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम कितना है, न्यूनतम कितना है 21 डिग्री सेल्सियस, तो 20 और उससे एक ज्यादा, ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, ये 21 आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया बेंगलोर का अधिकतम तापमान आ गया, ठीक है। उसके बाद में चेन्नई का कितना है 36 डिग्री सेल्सियस, तो 35 से एक ऊपर आएगा 36, तो यहां पे क्या आ जाएगा ये 36 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, चेन्नई का अधिकतम तापमान। तो चेन्नई का अधिकतम कितना है 36, तो ये हमें बना लिया 36, और न्यूनतम कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो 27 डिग्री सेल्सियस कहां पर आएगा, यहां पर, ठीक है, 25, 26, 27 यहां कहीं आएगा, ठीक है, तो ये कितना आ गया 27 डिग्री सेल्सियस, ये किसका आ गया चेन्नई का आ गया, ठीक है, चेन्नई का न्यूनतम और अधिकतम तापमान। ये किसका था बेंगलुरु का था, ठीक है। उसके बाद में है दिल्ली, दिल्ली में अधिकतम कितना है 38, तो 38 40 के यहाँ 39 था ये, तो उससे थोड़ा सा ऊपर आएगा, ठीक है, 38 उससे 38 यहाँ इसके बराबर आएगा, ठीक है, ये 38 था, तो इसका भी कितना है 38 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 38 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम कितना है दिल्ली का 28, तो 28 कहाँ आएगा, ठीक है, 28 कहाँ पे आएगा 25 3 28 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये क्या आ गया 28 डिग्री सेल्सियस आ गया, ये किसका आ गया दिल्ली का, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा हमारे पास जयपुर, जम्मू और मुंबई। जयपुर का कितना है 39, तो ये 40 के पास में आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा ये 39, और उसके बाद में कितना है 29, तो 30 से कम, ठीक है, ये क्या आ गया यहां पर आएगा 29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आ गया जयपुर का तापमान, ठीक है। उसके बाद में जम्मू, ये है जयपुर, फिर क्या है जम्मू, जम्मू का कितना है अधिकतम कितना है 41, तो 40 और 1 यहां पर आएगा 41 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और न्यूनतम कितना है 26 डिग्री सेल्सियस, तो 26 कहां पर है 25 और 1 26, ठीक है, यहां पर आएगा, ये कितना आ गया 26 डिग्री सेल्सियस। आखिरी क्या बचा मुंबई, ठीक है, तो मुंबई में अधिकतम कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, तो 30 और 2 32, ये हो गया अधिकतम, और न्यूनतम कितना है मुंबई में 27 डिग्री सेल्सियस, तो 25 और 2 27, ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा ये 27 डिग्री सेल्सियस, किसका आ गया ये मुंबई का आ गया, ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे जम्मू, और यहां पे हम क्या लिख देंगे मुंबई, ठीक है।
तो ऐसे हमने क्या बना लिया, ये जो सारे तापमान दिए हुए थे इनका एक दोहरा दंड आलेख बना लिया, ठीक है, डबल बार ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब हम इसमें नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या प्रश्न पूछे हैं हमें, इसमें हमें प्रश्न पूछा है कि दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। तो देखिए इसमें न्यूनतम ये क्या है, न्यूनतम दिखा रहा है जो लाइनिंग वाला है, और अधिकतम तापमान क्या दिखा रहा है, ये वाला है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि भाई कौन से में तापमान का अंतर सबसे ज्यादा है, न्यूनतम और अधिकतम। तो देखिए इनमें आप तुलना करके देखिए कहां पर दिख रहा है आपको सबसे ज्यादा, यहां दिख रहा है। देखने में समझ में आ रहा है कि ये जो जम्मू है उसके अधिकतम और न्यूनतम तापमान में फर्क सबसे ज्यादा है, यहां पर भी हमें दिख रहा है। जम्मू में 41 और 26 है, अधिकतम 41 है और 26 है न्यूनतम। तो क्या आंसर आएगा इसका कि जम्मू में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। तो देखिए सबसे अधिकतम तापमान कहां का है भाई, सबसे गर्म मतलब सबसे ज्यादा तापमान कहां का है, सबसे ऊपर कहां दिख रहा है हमें, जम्मू में दिख रहा है। जम्मू का तापमान सबसे ज्यादा है भाई, अधिकतम तापमान जम्मू का 41 डिग्री सेल्सियस है, सबसे ऊपर है उसका। और सबसे कम तापमान कहां का है, सबसे नीचे कहां दिख रहा है हमें ग्राफ, यहां पे दिख रहा है बेंगलोर में, सबसे नीचे दिख रहा है, देखिए सबसे नीचे है बेंगलोर, इससे भी नीचे है, 21 डिग्री सेल्सियस है, सबसे नीचे है। तो सबसे गर्म क्या है, जम्मू, और सबसे ठंडा क्या है, बेंगलोर, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। तो हमें ये देखना है कि भाई ऐसे कौन से दो नगर हैं जिनका मतलब किसी एक का इसका अधिकतम तापमान जो है वो दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम होना चाहिए। तो देखिए इसका अधिकतम तापमान तो ये है, ये किसी के न्यूनतम से कम है क्या, नहीं है, ये तो सब ये जो हमें दिख रहे हैं डैश वाले जो हैं वो सब इससे नीचे हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। अमृतसर का भी अधिकतम तापमान इनके किसी डैश से कम नहीं होगा। तीसरा बेंगलोर, बेंगलोर का अधिकतम तापमान यहां पर है 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये किसी डैश वाले से कम है क्या, यहां पे देखिए चेन्नई और इसमें देखिए ये तो कम है, तो ये तो गलत हो गया है ना, ये कम होना चाहिए, अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान से कम होना चाहिए किसी दूसरे शहर के। तो ये और ये देखिए ये वाला चार्ट बड़ा है भाई, ये बड़ा है, कितना है इसका, अमृतसर का कितना है, सॉरी अहमदाबाद का कितना है, 29 डिग्री सेल्सियस है न्यूनतम तापमान। और बेंगलोर का क्या है, बेंगलोर का अधिकतम तापमान कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो इसका अधिकतम तापमान, बेंगलोर का अधिकतम तापमान अहमदाबाद के न्यूनतम तापमान से कम है, इसमें जो अधिकतम तापमान है वो इसके न्यूनतम तापमान से भी कम है। तो ये एक शहर हो गया बेंगलोर और अहमदाबाद, और कहीं है क्या, बेंगलोर का तापमान और किसी के न्यूनतम तापमान से कम है क्या, ये तो कम है। ये क्या है, दिल्ली, और ये क्या है, दिल्ली और बेंगलोर, देखिए दिल्ली और बेंगलोर, दिल्ली का बेंगलोर का अधिकतम 28, दिल्ली का न्यूनतम 28, ये तो बराबर है, ठीक है। फिर बेंगलोर का और किसी से कम है, ये देखिए जयपुर, जयपुर का तापमान कितना है, जयपुर का 29 है न्यूनतम, बेंगलोर का 28। तो क्या आ गया, बेंगलोर का अधिकतम तापमान जयपुर के भी न्यूनतम तापमान से भी क्या है, कम है। और कोई पेयर है क्या, बेंगलोर और जम्मू, ये तो कम है। और बेंगलोर और मुंबई, मुंबई कितना है 27, मतलब बेंगलोर से मुंबई तो ये नहीं है। तो दो आंसर आएंगे, क्या आएगा, बेंगलोर और अहमदाबाद, बेंगलोर का न्यूनतम अधिकतम तापमान अहमदाबाद के न्यूनतम तापमान से भी कम है, और बेंगलोर का ही अधिकतम तापमान जो है वो जयपुर के भी न्यूनतम तापमान से क्या है, कम है। तो इसका प्रश्न क्या हो जाएगा, बेंगलोर और अहमदाबाद और बेंगलोर और जयपुर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दंड आलेखों पर आधारित इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को हल कर लिया।